12th. Today again we are focusing on the numerical part, and this is one of the numerical that we'll discuss in electrochemistry. A conductivity cell constant is 0.5. This cell, when filled with 0.01 m sodium chloride, has a resistance of 384 ohms at 25 degrees centigrade. Calculate the equivalent conductivity of 0.01 m sodium chloride at 25 degrees centigrade. So first thing we have to see what things are given to us. Cell constant is given to us, that is 0.5 centimeter minus 1. Then they have given you about your for NaCl, दिस इज़ 0.01 m जो है वो आप करीबन 0.01 ये आपको दिया रखा है. इसको आप नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप एन में लिख लीजिए. कंडक्टेंस आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको पूछा गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. चलो अभी देख लेते हैं. तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो आपका फॉर्मूला, आपके पास बहुत से फॉर्मूले हैं. पहली चीज़ है ना, यहाँ पे आपके पास अगर आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला देखें, बाद में हम ये बताएंगे बात कि 1000 अपॉन सी इंटू दिस थिंग. तो दे हैव नॉट एट ऑल गिविंग यू दिस वैल्यू. ठीक है, ये तुम्हें नहीं दी रखी है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तभी तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालोगे. और अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू देखोगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट. ठीक है, सेल कांस्टेंट गिवन है, कंडक्टेंस नहीं दिया, इसीलिए मैं कह रही थी कि रेजिस्टेंस कंडक्टेंस निकाल लो, जो कि तुम्हारा 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है. ठीक है, क्योंकि आपको जो ये वैल्यू दी रखी है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी रखी है, आर की वैल्यू दी रखी है 384 ओम्स. तो आप कंडक्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ आर होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपने 1/384 ओम, चाहो इसको कर लो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो. ठीक है, ये कंडक्टेंस की वैल्यू निकल गई. अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस की हम वैल्यू पहले निकाल लेते हैं. तो ये हमारी कंडक्टेंस की वैल्यू ये आ गई है हमारी, और सेल कांस्टेंट की वैल्यू 0.5 दी रखी है. तो हमें जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू है दैट विल कम 1.3 इंटू 10⁻³ ओम -1 सेंटीमीटर -1. अब हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपना निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमने पहले ही देखा था. ठीक है, तो आपने क्या करा, 1000 अपॉन सी की वैल्यू 0.1 दी रखी है, और ये 1.3 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की 130 ओम्स -1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट -1. ठीक है, तो ये आपकी निकल आएगी. ये एक क्वेश्चन हुआ आपके पास. Now again you have to focus on this question. Calculate the equivalent conductivity of 1 m sulfuric acid solution whose conductivity is this much value they've given. So what things they have given you, you have to calculate the equivalent conductance. ये आपको निकालना है. ठीक है, आपको specific conductivity given है, that is your 26 into 10⁻⁻². ओम -1 सेंटीमीटर -1. ठीक है, अब थोड़ा इसमें ये भी लिख लो कि H की वैल्यू 1 है, S इज इक्वल्स टू 32, O इज इक्वल्स टू 60. ठीक, अब नाउ लेट्स कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन. अगर हम कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हमें क्या दिया रखा, 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड. सो वी कैन एज्यूम इट एज, जब कैलकुलेट करोगे तो 98 आपका ग्राम पर लीटर -1 आ जाएगा. ठीक है, अब अगर इसका हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो इक्विवेलेंट वेट कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, क्योंकि इसके पास 2 H हैं आपके पास, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 49 आ जाएगा. ठीक है, अब आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर 98 डिवाइडेड बाय 49. ठीक है, तो ये आपका 2 आ जाएगा, जो कि आपका ग्राम इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम होता है. अब आप अपना आराम से इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं कंडक्टेंस. ठीक है, तो ये क्योंकि आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है ना, सी की वैल्यू ने वो तो दी नहीं रखी है, तो इसीलिए आपने वो इतना सब कुछ किया उसको निकालने के लिए. यू विल गेट इट 130 ओम -1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट -1. आई थिंक इट इज़ क्लियर. Now the next question, the resistance of a n/10 KCl solution is this much. Calculate the specific conductance and the equivalent conductance of the solution if the electrodes of the
cell are 40 centimeter apart and each having an area of this thing. So what things are given? L की वैल्यू गिवन है जो कि आपकी कितनी दी रखी है 4 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया रखा है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको पूछा गया है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी आपको निकालना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी आपको निकालना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट. और सेल कांस्टेंट की वैल्यू तुम्हें मालूम है L/A होता है. ठीक है, तो ए कैपिटल लगा लो. तो ये आपका 4/7. ठीक, दिस चाहो तो उसको शॉर्ट कर लो या ऐसे ही रहने दो, कोई इशू नहीं है. अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस की तुम्हें मालूम है कि ये आपको कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट. ठीक है, ये रहता है. तो आई थिंक आपको ये भी मालूम है कि ये 1/R रेजिस्टेंस होता है. ठीक है, और ऑलरेडी आर की वैल्यू, हाँ ये चीज़ भी लिख लो, आर की वैल्यू हमें गिवन है 245 ओम्स. ठीक, और इंटू L/A. तो हमने सिंपली इज़ दैट यहाँ 1/245 इंटू एल की वैल्यू 4 इंटू 7 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे. यू विल गेट 2.332 इंटू 10⁻³ आपका आ जाएगा. और जो आपका Ω-1 सेंटीमीटर -1, Ω-1 सेंटीमीटर -1. अब आप अपना आराम से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल सकते हैं. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि इन लोग में रिलेशनशिप था, हमने पहले भी देखा था, तो हम ये फॉर्मूला लिख देंगे. और ये हमें वैल्यू 0.n/10 दिया रखा है ना, तो उसको n/10 को आप कैलकुलेट करेंगे 0.1 आएगा. और 2.33 इंटू 10⁻³ तो यू विल गेट एन आंसर ऑफ 23.32 इंटू नहीं Ω-1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट -1. ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल है. नाउ चलो नेक्स्ट पोर्शन वी विल फोकस ऑन द फैराडेज लॉ. तो हम अपना फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं. ठीक है, इसको हम देख लेते हैं. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, जो हमारा फैराडेज लॉ था, फैराडेज ने 1834 में ही गिव्स दिस लॉज एंड दिस वाज नोन एज फैराडेज लॉ. तो करीबन किसने दिया था? फैराडे ने. और फैराडे ने जब ये लॉज दिए थे तो एक ईयर जो था करीबन 1834 था जब उनने लॉज दिए थे, तो उन्हें फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहा गया था. बेसिकली ये एक रिलेशनशिप होता है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ प्रोड्यूस थ्रू a particular amount of substance that is discharged at the electrolyte. ठीक है, तो जैसे आपने इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस देखी है और आपने उसमें देखा है सोल्यूशन रखा होता है. अब ये चीज़ बता रहा है कि एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रही है एक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ पास थ्रू अ सेल. तो आपने जो भी सेल अपना डिज़ाइन करा रखा है उसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू अ सेल. एंड अब ये जो अमाउंट एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिस्चार्ज एट द इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों पे एक रिलेशनशिप, एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप डिज़ाइन करा गया. ठीक है, इन दोनों चीज़ों पे अब आप समझ रहे हैं ना कितनी बिजली आपने पास करी और कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे, वो चीज़ें. तो ऐसे में दो फैराडेज लॉ डिज़ाइन करे गए. एक था फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और दूसरा था फैराडेज सेकेंड लॉ. ठीक है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. तो हम लोग पहला लॉ देखेंगे, उसके बाद विल फोकस ऑन द सेकेंड लॉ. तो वो फर्स्ट लॉ जो है हमारा फर्स्ट वाला हम देखते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. नाउ व्हाट डज इट मीन्स? So the first law says the amount of substance decomposes as a result of electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed.
ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात कह रही है कि आपके पास कितना सब्सटेंस जो है वो डिज़ोल्व हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। जो वही हमने पहली बात की, कितनी बिजली आपने पास करी और कितना जो आपने भाई लिया रखा होगा सब्सटेंस वो कितना डिकम्पोज हो रहा है। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक रिलेशनशिप बनाया। जब डब्ल्यू को रिप्रेजेंट हम पहले देख लेते हैं। डब्ल्यू जो था ग्राम्स ऑफ अ सब्सटेंस इज डिकम्पोज्ड। भाई कौन सा सब्सटेंस होगा लेंगे आप, इसका वेट तो आपको पता होना चाहिए। डिकम्पोज बाय अ करंट। ठीक है भाई, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई ऑफ स्ट्रेंथ आई। भाई ये सब जितनी भी चीज़ें हो रही है, आई जो है वो एम्पियर में होगा, और ये सब चीज़ें टाइम पे हो रही होंगी। तो इन टाइम, भाई मैंने 5 मिनट में इतना इतना सब्सटेंस मेरा डिकम्पोज हुआ जब इतनी इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास हुई, यही कंडीशन हुई। टाइम जो हो जाएगा t सेकेंड्स में। तो ये उन्होंने करा, तो उसमें उन्हें रिलेशनशिप बनाया, W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू टू। भाई तुमने अभी देखा ना कितना सब्सटेंस डिकम्पोज होगा जब तुम बिजली पास करोगे। तो बिजली के एक टाइम पीरियड पे पास करोगे ना, अभी 10 मिनट करो, 1 घंटा, आधा घंटा। तो इसीलिए क्या हुआ, वेट जो है दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है करंट से, कितना इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। तो आपने ये चीज़ अपनी आपकी आ गई, तो इसको आपको करंट पे बिजली तो पास करने के लिए एम्पियर में ही नोट करोगे, कितना करंट तुमने पास करे और कितने समय में। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास। अब जब जाहिर सी बात है, व्हेन यू विल रिमूव दिस प्रोपोर्शन साइड, यू गेट एन कांस्टेंट z इंटू आई इंटू टी। तो नाउ व्हाट इज z? Z is electrochemical equivalent। ठीक है, अब ये W, ये Z, और I इंटू टी को तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो Q से। तो Q क्या हो गया, Q इज़ द इलेक्ट्रिसिटी, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी आपकी। नाउ few things you have to remember, that amount of substance deposited at the electrode। भाई ये जितना भी इलेक्ट्रोड पे ही डिपॉजिट होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये नोट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर किसी ने पूछा कि भैया आपने बिजली ज़्यादा, मतलब ज़्यादा सब्सटेंस जो है डिपॉजिट हो जाएगा अगर आप है ना क्या करिए, कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट जो सोल्यूशन आपने लिया था कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट से बना हुआ, उसमें को बढ़ा दीजिए तो क्या होगा। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिशन उस पर डिपेंड करेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप बढ़ाएं घटाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नाउ फ्यू थिंग्स यू हैव टू फोकस। अब जैसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे जेड है ये आपका, तो ये क्या था आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसको आपने अगर एज्यूम करिए आई इज़ इक्वल्स टू 1 एम्पियर हम रख लेते हैं। भाई 1 एम्पियर करंट मैंने पास करा, टाइम जो बराबर मैंने 1 सेकंड पे देखा, तो मेरे पास जो मेरा रिलेशनशिप ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, मैं इसको क्या देखूँगी, इस कंडीशन में W जो है वो Z के बराबर हो जाएगा, और Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, रैम पर कूलम। ठीक है, अब यहाँ से मुझे Z की डेफिनेशन डिज़ाइन हुई, क्या हुई, द अमाउंट of substance decompose by a current of 1 ampere, strength 1 second। ठीक है, ये चीज़ हमारी हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ है कि रिलेशनशिप हम थोड़ा इस्टेब्लिश करें। रिलेशनशिप बिटवीन Z एंड केमिकल इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो देखते हैं उसको क्या रिलेशनशिप। जैसे फैराडेज लॉ क्या बताता था, फैराडेज लॉ हमें बता रहा था W इज इक्वल्स टू Z इंटू क्यू। ठीक है, अब
सपोज करो हम इस इक्वेशन को डिवाइडिंग बोथ साइड of the equation above equation by equivalent weight. ठीक है, इक्विवेलेंट वेट से हम इसे डिवाइड कर लें दोनों तरफ से, यानी W अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, Z अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू Q. ठीक, तो अगर तुम्हें याद हो, पढ़ा हो कहीं, 1 फैराडेज की एक वैल्यू होती है 96500 कूलम. ठीक है, वो क्या करता है, वो लिबरेट्स करता है आपका 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस. ठीक है, इज दैट, तो क्या हो जाएगा, व्हेन Q इज इक्वल्स टू 96500 कॉलम, देन द नंबर of equivalent is equals to 1. ठीक है, तो यानी 1 बराबर Z इक्विवेलेंट वेट और ये 96500, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, इक्विवेलेंट वेट E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपॉन 96500. और अगर आप इक्विवेलेंट वेट को करना चाहें तो इक्विवेलेंट वेट जो आपका E है वो किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जिसकी वैल्यू Z है इंटू 96500, या E इज इक्वल्स टू Z इंटू 96500. ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया. अब इसको हम एक और रिलेशनशिप में बना सकते हैं. जैसे सपोज करो हमें दो सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस के दो अलग इक्विवेलेंट वेट्स होंगे, तो दो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स भी होंगे, है ना. तो उस कंडीशन क्या हो गया, इफ़ E1 एंड E2 आर द इक्विवेलेंट वेट ऑफ टू सब्सटेंसेस जिनका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कितना हो जाए, आर Z1 एंड Z2. तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या बनेगा भाई, ये चीज़ क्या होगी, E1 इज इक्वल्स टू Z1 इंटू 96500, E2 इज इक्वल्स टू Z2 इंटू 96500. इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है. अब हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल्स टू Z1 अपॉन Z2. ये हमारे पास एक रिलेशनशिप, ये सब न्यूमेरिकल्स के रिलेशनशिप है. अब सपोज़ करो हमने ये कर दिया कि अमाउंट ऑफ करंट पास जो है वो फॉर द सेम इंटरनल ऑफ इंटरवल्स फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, हमने सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहे हैं, एक टाइम पीरियड भी हमने सेम रखा हुआ है. तो उस कंडीशन पे हमारे पास क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ. तो हमारा फर्स्ट, जैसे हमने यहाँ पे एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करा, ठीक है, तो हमने देखा है सेम अमाउंट ऑफ करंट जो है हम पास कर रहे हैं और सेम इंटरवल ऑफ टाइम में और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में. तो फर्स्ट लॉ के, तो उस फ्रॉम, फिर हम फर्स्ट लॉ से क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. फर्स्ट लॉ से, इलेक्ट्रोलिसिस अभी नहीं लिखा, फर्स्ट लॉ से ही देख लो, पूरी लिखनी पड़ेगी. फर्स्ट लॉ हमारा क्या था, W इज इक्वल्स टू ZIT, है ना, जिसमें ये दोनों क्या है, सेम है. तो हमारा क्या हो सकता है, E1 भाई, क्योंकि क्या हो, इस रिलेशनशिप में हमारा क्या निकला, W इंटू Z, और ये हमारा सेम है, तो इनको हटाए तो ये एक रिलेशनशिप आपका बन गया है. तो यानी क्या हो सकता है, हमने ये पढ़ा E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू Z1 अपॉन Z2. ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आपका क्या है, अगर ये Z1 है, सपोज करो यहाँ से दो बातें निकली, W1 इज इक्वल्स टू Z1 और एक W2 इज इक्वल्स टू Z2, है ना. तो अब आप क्या लिख सकते हैं, W1 अपॉन W2. तो ये एक और रिलेशनशिप आपके पास डेवलप्ड हो गया. सो दीज आर द डिफरेंट रिलेशनशिप्स विच यू हैव टू रिमेंबर. तो यहाँ पे क्या हुआ, W1 एंड W2 से हमारे क्या हुआ, वेट ऑफ द सब्सटेंसेस, W1 and W2 are the weights of the substances deposited from the two electrolytes.
Fine. So we have discussed this first law. We'll focus on the second law later on, and we'll see the numericals also on them. When I'll make a next video, then I'll just do the numericals of the first law, and we'll do the second law also. Hopefully you can understand this thing, and please try to do the derivation, because first law, second law जो Faraday's का था, derivation is also asked, definition is also asked, numerical is also asked. So each and everything is important. Don't ignore it.